नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नया बजट आ चुका है। बजट से जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने है और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बजट जो है वो युवा विरोधी बजट है, जिसमें कि सरकारी नौकरियों के तौर पे जो है वो कोई भी वादा जो है वो सरकार नहीं कर पाई है। पिछले बजट से इसमें क्या डिफरेंस है और यहाँ से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, सरकार का आगे का विज़न क्या है, सरकारी नौकरियों के तौर पे मैं बात करूँगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी उनके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और पिछले कल जो वीडियो देखी थी उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये अलग वीडियो होने वाली है। तो देखिए, इस बजट में 2000 पक्की नौकरियां देने का वादा भी सरकार नहीं कर पाई है, जबकि आप जानते हैं कि स्टेट में जॉब ट्रेनी पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसमें ऐसा है कि सैलरी उतनी भी नहीं है कि सरकार के ऊपर जो वर्तमान सरकार है उसका कितना कार्यकाल बचा है उस पर ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली उस पर ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टेट में जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है और इस दौरान सरकार की सोच होनी चाहिए कि हमारे जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे कौन से ऐसे ज़रूरी पोस्ट हैं जिन पे भर्ती हम कर सकते हैं। जैसे कि अब नायब तहसीलदार की भर्ती 19 पोस्ट है, ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेस उस भर्ती का रहता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार री एम्प्लॉयमेंट दे रही है, एक्सटेंशन दे रही है, उनको 60,000 दे रही है, लेकिन सरकार नई भर्ती नहीं करना चाहती है। अब मुझे नहीं पता कि इनको टेस्ट से भर्ती करने में क्या दिक्कत है। वही सेम चीज़ पटवारी के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिली है। इवन 2 साल के बाद उस पोस्ट का पर लगने वाला जो स्टूडेंट होगा, जो युवा होगा, वो उतनी सैलरी नहीं दे ले पाएगा जितनी उनको अभी एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको समीकरण को समझना है कि कहाँ पे आर्थिक स्थिति की खराब है अगर सरकार ये कर रही है। अब दूसरा चीज़ आप समझिए कि जो सरकार अपने बजट में 2000 पक्की नौकरियों की भी अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है और सरकार इतने टाइम से कह रही थी कि हम बजट में ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे, तो एक ऐसा फॉर्मेट लेके आ सकती थी जहाँ पे ये टारगेट रखते कि हमने इस साल नायब तहसीलदार की 19 पोस्ट, हमने 20-30 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की, हमने 100 पोस्टें जेई सिविल की, हमने 100 पोस्टें जेओआईटी की, हमने 100 पोस्टें क्लर्क की, हमने इतनी पोस्ट सीबीएसई स्कूल में टीचर की, हमने इतनी पोस्ट नर्सिस की, हमने इतनी पोस्ट एसए की, हमने इतनी पोस्ट पुलिस कांस्टेबल की। इस तरह से एक फॉर्मेट बना सकती थी जिसमें चाहे 4000 चाहे 5000 पोस्ट कवर होती। लेकिन मैंने जो भी पोस्ट ली है ज़रूरी पोस्टें हैं, ऐसा नहीं है इनकी कई सालों से भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। ऐसे सरकार कर सकती थी, एक फिक्स्ड बना सकती थी, क्योंकि पिछले बजट में इन्होंने 25,000 नौकरियों की बात करी और वो नौकरियां हमें देखने को नहीं मिली। ये भी एक बड़ी चीज़ है। अगर वो 25,000 नौकरियों की आपने अनाउंसमेंट करी थी वो कहाँ गई। अगर हम बात करें तो पंचायत सचिव भर्ती के बारे में बात करी गई कि 853 पद भरेंगे, पिछले बजट की ये बात है। फिर उसके बाद 300 कर दी गई, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको 150 कर दिया। अब 150 जो बचेंगी वो कब हमें देखने को मिलेंगी। अभी जो 119 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं टेस्ट के माध्यम से, उनके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कब ये चीज़ें होंगी। वही सेम चीज़ हमें पटवारी में देखने को मिली। 2023 में 874 पद एडवर्टाइज होते हैं, उसके बाद 645 उनकी पोस्टें हो जाती हैं, जिसमें कि 530 जो पोस्टें वो एडवर्टाइज हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम का पता नहीं है। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से बजट को बनाया गया। माना कि आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन आपने देखा कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई गई, ठीक है। आउटसोर्स भर्तियों के ऊपर सरकार की इतनी वो चीज़ है कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएंगे, आप बढ़ाइए, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 14-14 हज़ार तक नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई गई। देखिए, वहाँ पे 90% सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट देती है। अब अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, क्या उसका रोड मैप है? क्योंकि लगातार
हेल्थ सेक्टर को नेशनल हेल्थ मिशन से चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा देती है, 500-600 करोड़ हर साल का आता है। लेकिन उसकी वजह से भी दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे भी कर्मचारियों की, अधिकारियों की फौज बढ़ती जा रही है, फिर उनके जो है वो सैलरियाँ बढ़ेंगी, तो वो सरकार कहाँ से करेगी, वो दिक्कत भी है। जब आप आर्थिक स्थिति से, तंगी से गुजर रहे हो, तो आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सैलरी मत बढ़ाइए, आप बढ़ाइए, लेकिन आप एक लिमिट में उसको इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ पे आप क्लास 1 क्लास 2 के रेगुलर एम्प्लॉयज़ के कट कर रहे हो 3% तक, तो वहाँ पे भी आप 5%, 6% आप इतना इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन आप एक वोट बैंक बनाने की जब कोशिश करते हो, जहाँ पे आप 300 यूनिट बिजली, अगर आप किसी बीपीएल परिवार को, जो बीपीएल में अति गरीब परिवार है, अगर आप उनको फ्री बिजली देना चाहते हो तो आप उनको 100 यूनिट दीजिए, 150 यूनिट तक उनको दिए। 300 यूनिट कोई गरीब परिवार, अति गरीब परिवार जो होगा, वो क्या करेगा 300 यूनिट बिजली का? मुझे ये चीज़ आप बताइए। अगर वो कोई काम करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि डोमेस्टिक जो मीटर हमारे उनके घर में लगे होंगे उससे वो काम कर लेगा, उसमें तो कमर्शियल मीटर की ज़रूरत होती है। तो ये किसने ये बजट बनाया और किसने ये चीज़ें सजेस्ट करी कि अति गरीब परिवार को हम 300 यूनिट ये चीज़ें देंगे? उनको एक लिमिट में आप दीजिए, जितना उनका खर्चा होता है उस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। 300 यूनिट आप अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बैनर में लगा देंगे, उन बैनर पे आप इतना खर्चा करेंगे, उतना खर्चा तो आप उन चीज़ों पे करते जिनके लिए आप वो अनाउंसमेंटें करते हैं, तो आज को स्टेट कहाँ पे होती? बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके स्टेट को इस आर्थिक तंगी तक पहुंचाया है। मैं इस चीज़ का क्रेडिट दोनों पार्टियों को देना चाहूँगा। इन्होंने राजनीति के तौर पे पोस्टें क्रिएट करी, ऑफिस खोले, संस्थान खोले, रोड बनाए, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं करी गई। एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शंस नहीं करी गई, एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्कूल ओपन नहीं करे, एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं करी, और इन सब दिक्कतों की वजह से आज स्टेट में हालत ख़राब है। और अगर अभी भी टाइमली चीज़ें मैनेज नहीं करी गई, दिक्कत बढ़ती जाएगी और बहुत बुरी हालत होने वाली है। एक पीक तो आ चुकी है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट के बाहर जाते हैं, कंट्री के बाहर जाते हैं लोग, लेकिन कब तक? आपने देखा बाहर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, ये दिक्कतें हमारे सामने आएंगी। जहाँ पे पॉल्यूशन है, जहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आप जाएंगे तो वहाँ की सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? आप 20 लाख की गाड़ी लीजिए, लेकिन आपको उन्हीं रोड पे चलना पड़ेगा जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप 50 लाख की गाड़ी ले लो, तब भी आपको उन्हीं रोड्स के ऊपर चलानी पड़ेगी। तो आपको 50 लाख की गाड़ी लेके कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उन रोड्स पे चल के उसकी स्थिति भी ख़राब होगी, उसमें भी खर्चा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये दिक्कतें हमारे सामने हैं और इनके ऊपर सोचने वाला कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अपने साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप 90% अपने बारे में सोच रहे हो तो 10% स्टेट के बारे में भी सोच लो। ज़्यादा मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 10% सोच लो। 10% सोच के हिसाब से काम करिए। आप जिस भी पोस्ट में हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आप आउट ऑफ स्टेट हैं, लेकिन अपनी स्टेट के बारे में सोचिए। अपनी जो जन्मभूमि होती है उसको इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पे आपका जन्म होता है। ये चीज़ है, और इसीलिए स्टेट से मैंने इस तरह से अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे अभी तो हम सिर्फ सरकारी भर्तियों के ऊपर बात करते हैं। वैसे स्टेट के मुद्दों के भी ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। मैंने ये अनाउंसमेंट्स भी करी थी जब हमने 15K करे थे। मैंने कहा था कि हम स्टेट में जो जानवर सड़कों पे है उनके लिए भी रखा है, कुछ ऐसा प्लानिंग है कि हम कुछ करेंगे। ये जो स्टेट में हर जगह कचरा फैलता जा रहा है उसमें भी हम कुछ करेंगे। मैं अगर 100% में से 1% भी कर पाता हूँ तो उसमें मुझे लगेगा कि ये मेरी जीत है। और अगर मैं 1000 लोगों में से भी 5 लोगों को ये चीज़ें समझा पाता हूँ कि आपको ये चीज़ें, आपको कचरा नहीं फैलाना है, तो उसमें मेरी बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि वो 5 लोग अगर आगे जाके एक एक लोगों को भी समझाते हैं तो ये चेन बनेगी। हमें सोचना पड़ेगा। इससे पहले भी हज़ारों लोगों ने इस धरती पे सर्वाइवल किया है और उन्होंने हमसे कम ही यहाँ पे कचरा फैलाया। एक्सेस कचरा हम फैलाते जा रहे हैं
और चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हैं। अभी सरकार ने बजट में ग्रीन हिमाचल की बात करी, जहाँ पे पहले इन्होंने टारगेट रखा था कि 2030 तक 31% तक फॉरेस्ट कवर को लेके जाएंगे। फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है हिमाचल प्रदेश में, जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट कवर को रखा था कि 31%। इस बजट में इन्होंने कहा है कि हम 32% तक उसको लेके जाएंगे। अब यहाँ पे बजट में वादे कर दिए जाते हैं, आपने देखा कि कितने जंगल कटते जा रहे हैं। कभी खबर आती है कि एक ही गांव के एक जंगल में खैर के 1000 जो पेड़ हैं वो काट दिए गए। जंगलों में इतनी तस्करी हो रही है लकड़ी की, आपने देखा बरसात में पंडोह डैम में कितनी लकड़ी आई, अलग अलग वीडियोस आपने देखी कैसे वो पेड़ काटे जा रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि पेड़ों से एक अलग लगाव है, एक अलग प्यार है, जो हमें रोज़ जो है वो एक अलग उम्मीद देते हैं। हवा तो छोड़िए, एक अलग उम्मीद देते हैं वो कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, नेचर आप मानते हैं कि क्या हमें क्या क्या सिखाता है, नेचर एक टीचर है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये जो मतलब जो बातें मैंने बोली, ये मतलब ऑन द स्पॉट जो इमोशंस हैं, जो बातें दिमाग में आई, वही आपके साथ मैंने शेयर करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।